एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हमने आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बताना शुरू किया था और उसमें हमने आपको कन्वर्सन हिस्टीरिया के बारे में बताया था। आज हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से संबंधित अन्य प्रकार की विकृतियों के बारे में आपको बता रहे हैं। अगली विकृति जो है वह रोग भ्रम या स्वास्थ्य अति चिंता विकृति के नाम से जानी जाती है। इसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। यानी इसमें जो है, जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसमें जो रोगी है अपने रोग के बारे में अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर गंभीर रूप से प्रस्तुति करता है। वह तरह तरह की बीमारियों के बारे में अपने में बताता है। उसे भय होता है कि उसमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं। इस प्रकार का जो रोगी होता है वह दूसरों से अक्सर यह शिकायत करता रहता है कि उसे बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं। इस प्रकार का जो रोगी होता है अपने पेट, सिर, छाती, शरीर के किसी भी अंग में विशिष्ट प्रकार की संवेदना की या बहुत अधिक तकलीफ की शिकायत कर सकता है। यह रोगी जो होता है अपने उपचार के लिए अधिक प्रयास नहीं करता है। ऐसा रोगी जो होता है रोग की गंभीरता तो समझता है, लेकिन उपचार से ज़्यादा वह रोग के बारे में अपना बताना अधिक उचित समझता है। वह डॉक्टर के पास जाने से पहले इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत अधिक उतावला जल्दी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार का जो रोगी होता है यह बहुत ही उत्सुक प्रकार का होता है, जागरूक प्रकार का होता है। वह बहुत सारी मैगजीन को पढ़ता रहता है, पेपर पढ़ता रहता है, जर्नल्स पढ़ सकता है, तरह तरह की जो ऐसी पुस्तकें पढ़ सकता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के रोगों और उनकी चिकित्सा का वर्णन होता है। और जब वह इस प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ता है, सुनता है, तो वह ऐसे लक्षणों को अपने में पाने लगता है। उसे लगता है कि जितने भी लक्षण वह पढ़ रहा है या सुन रहा है, देख रहा है, यह सभी लक्षण उसमें हैं। कोलमैन ने इस रोग के बारे में लिखा है कि इस मनस्ताप का रोगी अपने स्वास्थ्य के संबंध में तथा शरीर के संबंध में तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कल्पित रोगों और विकारों से संबंधित विचार से हर समय मस्तिष्क उसका घिरा रहता है। कोलमैन की परिभाषा को ध्यान दीजिए कि पहली चीज, इस तरह के रोग को मनस्ताप के अंतर्गत पहले रखा जाता था। आप सबने पढ़ा है कि जब तक ICD-10 और DSM-4 की जो प्राथमिक वो संस्करण थे, शुरू के उसमें थे, उसमें जो थे मानसिक रोगों को पहले मनस्ताप और मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया गया था। बाद में इनको विभिन्न अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया। तो मनस्ताप के रोग के माने यह मनोविक्षिप्तता का नहीं होता है, मनस्ताप के रोगी क्या होता है लक्षण। और ऐसा रोगी जो होता है अपने शरीर में बहुत सारे रोगों की कल्पना, कल्पित यानी वास्तव में नहीं होते। मुख्य ध्यान देने की जो चीज है वह यह है कि ऐसे लक्षण वास्तव में नहीं होते हैं। और जिस तरह से मनोग्रस्तता बाध्यता का जो रोगी होता है उसके में तरह तरह के असंगत विचार बार बार आते रहते हैं, वैसे ही जो इस रोग का रोगी है उसके में भी हमेशा ऐसे ही असंगत विचार उसको घेरे रहते हैं और परेशान रहता है। एक और अध्ययन में यह देखा गया है कि मनस्ताप के सभी रोगी, जितने भी मनस्ताप के रोगी पाए जाते हैं, उनमें से 5% रोगी जो होते हैं इस रोग से पीड़ित पाए जाते हैं। और यह रोग जो है
उत्तर प्रौढ़ावस्था में दिखाई देना इसके लक्षण होते हैं। आरंभ उत्तर प्रौढ़ावस्था में, और इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ऐसे रोग जो होते हैं वह स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं। इस रोग के कारणों के संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं उनमें कुछ अध्ययन यह बताते हैं कि ऐसे माता पिता जो बाल्यकाल में अपने बच्चों की अत्यधिक देखभाल करते हैं, यानी जरा सी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि वह उसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्शन जो देते हैं अपने बच्चों को, उनमें आगे चलकर इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अध्ययन यह भी बताते हैं कि जब कभी व्यक्ति जीवन में निराश होता है, यानी जब व्यक्ति के जीवन में निराशा की भावना घर कर जाती है और उसे कभी कभी यह लगने लगता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है, वो समाप्त हो रहा है जीवन उसका, उसने अपने जीवन में किसी प्रकार का सुख संतोष की अनुभूति नहीं होती, यानी वह अपनी जो बीती लाइफ है उसका जो इवैल्यूएशन करता है वह निगेटिव रूप में करता है। तो इस डिसअपॉइंटमेंट के कारण, इस निराशा के कारण ऐसा रोगी आगे की परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने के बजाय उसमें रोग के इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि ऐसे बालक जो अपने माता पिता से भी इस प्रकार के रोगों से ग्रसित होते देखते हैं, यह यानी अधिगम सिद्धांतवादी यह कहते हैं कि बालक ऐसे लक्षणों को अपने माता पिता से सीखता है। क्योंकि बालक के आदर्श उनके माता पिता होते हैं, उन्हें वह रोल मॉडल मानता है और उनको रोल मॉडल समझकर वह इस प्रकार के लक्षणों को सीख सकता है और आगे के जीवन में उसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। इसी प्रकार से अध्ययन ये भी कहते हैं कि जब बाल्यावस्था में कोई गंभीर बीमारी या रोग होती है तो उसके कारण जो बच्चा होता है उसकी बहुत अधिक देखभाल की जाती है, वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। दूसरे उसकी बहुत देखभाल, प्यार, स्नेह मिलने के कारण वह यह चाहता है कि लोग फिर से उसकी ओर ध्यान दें। दूसरों का ध्यान पुनः अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी इस प्रकार के लक्षण डेवलप हो सकती हैं। इस अवस्था के बारे में जो उपचार हैं उसके बारे में चिकित्सक को काफ़ी कठिनाई होती है। कठिनाई का कारण ये है कि रोगी जो स्वयं भी तरह तरह के उपचार को खोजते रहता है, चिकित्सक की बातें कम सुनता है, अपने से उपचार को ज़्यादा खोजता रहता है, अपने ज्ञान को वह बताता रहता है, तरह तरह के रोगों के बारे में पढ़ता है और तरह तरह के उपचार विधियों को और उनको नए सिरे से, नए तरीके से वह अपनाना अधिक सफल समझता है और उसके उपचार के लिए जो नई विधियों का प्रयोग अधिक सफलता से करना वह चाहता है। इस जो रोग है इसके उपचार के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक काफ़ी सफल मानी जाती है, यानी व्यवहार परिमार्जन विधि। इसमें रोगी के व्यवहार को पहले मॉडिफाई किया जाता है जिससे कि उपचार में सफलता मिल सके। अब हम आपको इसी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से संबंधित अगले डिसऑर्डर के बारे में बताने चल रहे हैं। इसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं।
शरीर दुष्कृति या आकृति विकृति। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह अपने शरीर में, चेहरे में किसी विशेष प्रकार की विकृति की कल्पना कर सकता है। जैसे वह मान सकता है, इस प्रकार के केस का वर्णन अधिकतर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बुक में मिला है कि व्यक्ति जो है अपने नाक के आकार को यह मानता चला जाता है कि वो बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। इसी प्रकार व्यक्ति यह भी मान सकता है कि उसके चेहरे, ओठ मोटे होते जा रहे हैं, विचित्र होते जा रहे हैं, लटकते जा रहे हैं। यानी उसे अपने चेहरे में विभिन्न प्रकार के कल्पित रोग दिखाई पड़ते हैं और इसके बारे में वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी रहने लगता है और उसे एक शर्म भी महसूस होने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब वह दूसरों के सामने नहीं जा सकता, यानी दूसरों के साथ समायोजन में भी उसे कठिनाई का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उसके समायोजन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। फिलिप्स 1991 ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि जापान, कोरिया में शरीर दुष्कृति या आकृति विकृति संबंधित जो भय होता है यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे सोशल फोबियास के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की विकृति में मुख्य रूप से व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से कटने लग जाता है और उसे सामाजिक समायोजन में बहुत अधिक कठिनाई होती है। अब हम आपको सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। काय की विकृति DSM-4 के अनुसार, यानी DSM-4 में जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस वर्गीकरण के अनुसार जो रोगी होता है अर्थात काय की विकृति का जो रोगी होता है उसमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर नैदानिक कसौटियां डेवलप की गई हैं और उस आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति काय की विकृति सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर का रोगी है या नहीं है। जब तक उसमें कम से कम चारों प्रकार के लक्षण न हो तब तक उसको इस प्रकार की विकृति का रोगी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार की विकृति के डायग्नोसिस के लिए, इस डिसऑर्डर के निदान के लिए, कारणों की खोज के लिए 4 पेन सिम्टम्स, 4 प्रकार के दर्द संबंधी लक्षण बताए गए हैं। जैसे जो पेशेंट होता है वो सिर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, छाती में दर्द का अनुभव करे। कई बार यह पेशेंट सिर, पेट, छाती, पेट दर्द का ही अनुभव नहीं करता है, बल्कि वो कहता है कि उसे बाथरूम जाते समय भी दर्द का अनुभव हो रहा है। यहाँ तक कि पीरियड्स के ड्यूरेशन में लड़कियों में अत्यधिक पेन का जो अनुभव होता है और भी अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जिसमें रोगी कम से कम अनेक जो और भी दर्द के फीलिंग्स हैं जैसे सिर, पेट, छाती, इनके अलावा बाथरूम दर्द में जाते समय दर्द, पीरियड्स के दर्द या अन्य प्रकार की क्रियाओं के दर्द, इस प्रकार के जितने भी पैनिक सिम्टम्स हैं इसमें से कम 4 प्रकार के लक्षण रोगी में अवश्य हों, यानी 4 प्रकार के दर्द संबंधी लक्षण हो। इसके अलावा रोगी जो है
वो वोमिटिंग, मिचली करता है, पेट फूलने का अनुभव करता है, उसमें डायरिया जैसे लक्षण भी कम से डायरिया जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से उल्टी, मिचली, डायरिया, अतिसार, इस तरह के पेट फूलने के आदि जैसे लक्षणों में से यदि कम से कम 2 प्रकार के लक्षण, ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के कम से कम दर्द के लक्षण, 2 प्रकार के आमाशय से संबंधित लक्षण और इसके अलावा 1 सेक्सुअल सिम्टम्स, यानी रोगी को कुछ ऐसे लैंगिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे पीरियड्स में दर्द या अन्य प्रकार के लैंगिक लक्षण। तो इसके कारण भी रोगी जो है वह इस डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक कूट स्नायुविक लक्षण कहा गया है। ऐसा लक्षण जो है जैसे रोगी जो है बहरापन, स्पर्श, संवेदना की कमी, विभ्रम, लकवे की शिकायत, गले में दर्द, खाना खाते समय खाना निगलने में कठिनाई, बाथरूम में कठिनाई जैसे लक्षणों में से कोई एक लक्षण पाया जाता है। और यह सब लक्षण जो हम बता रहे हैं, यह लक्षण आप एकदम क्लियर ये समझ लीजिए कि वास्तव में नहीं होते हैं। अगर वास्तव में होंगे तो उसको तो फट से चिकित्सक की आवश्यकता पड़ ही जाती है। ये इन लक्षणों की कंप्लेन जो है रोगी करता है, उसमें ये लक्षण वास्तविक रूप में नहीं होते हैं। इन लक्षणों का कोई शारीरिक आधार भी नहीं होता है, फिर भी रोगी अपने में ऐसे लक्षणों को प्रतीत या महसूस करता है। DSM-4 के वर्गीकरण में यह भी पाया गया है कि इस कायिकी विकृति की जो शुरुआत होती है वह 30 वर्ष की आयु से पहले हो जाती, यानी इस प्रकार के जो लक्षण हैं वह 30 वर्ष की उम्र के पहले दिखाई देने लग जाते हैं। और इस प्रकार के लक्षणों में संलक्षण भी, मतलब कई रोगों के लक्षण मिले हुए होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के संलक्षणों के बारे में, इस मनोरोग के बारे में सबसे पहले ब्रिक्वेट ने बताया था, इसलिए इसे ब्रिक्वेट संलक्षण के नाम से जाना जाता है। इस मनोरोग का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी ब्रिक्वेट ने किया था। अब हम आपको काय रूप दर्द विकृति या साइकोलजिया के बारे में बताने चल रहे हैं। जो यह रोग होता है, इसका जो रोगी होता है गंभीर और स्थायी दर्द का अनुभव अवश्य करता है, लेकिन इसका कोई शारीरिक आधार नहीं होता है। और यह जो दर्द बताता है वह दर्द किसी महत्वपूर्ण शारीरिक अंग से संबंधित होता है, जैसे हार्ट से संबंधित। अब हृदय के में किसी तरह की तकलीफ की शिकायत करने पर अन्य लोगों के फटाक से आकर्षण का केंद्र होता है ऐसा रोगी, क्योंकि हृदय रोग संबंधी दर्द या हृदय से संबंधित रोगों को हम हल्के में नहीं लेते हैं। किंतु कितना भी गहरा मेडिकल टेस्ट, गहन मेडिकल टेस्ट के बावजूद इस प्रकार के रोगी का कोई लक्षण शारीरिक रूप में नहीं मिलता है, कोई इसका आधार नहीं मिलता है। यानी इस प्रकार के जो दर्द के लक्षण होते हैं उनका कारण मनोवैज्ञानिक होता है और इस प्रकार का रोगी
अक्सर इस प्रकार के दर्द, संघर्ष या तनाव की शिकायत करता है। वास्तव में इस प्रकार के जो दर्द का मुख्य कारण होता है, व्यक्ति अपने जीवन की तनावपूर्ण या संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से छुटकारा पाना चाहता है, और जब वह उसे छुटकारा नहीं मिल पाता है, वह उस परिस्थितियों में अपने आप को बाध्य समझने लगता है, तब उसमें इस प्रकार के पेन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इस पेन के कारण, इस लक्षणों के कारण दूसरे उस पर ध्यान देने लग जाते हैं और उस सबकी सहानुभूति का व्यक्ति केंद्र हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के रोगों के निदान में बहुत अधिक कठिनाई होती है। और क्योंकि जितने प्रकार के शारीरिक रोगों की बात पेशेंट करता है, जितने शारीरिक लक्षणों की बात रोगी करता है, उस प्रकार के लक्षणों की कोई शारीरिक जांच संभव नहीं होती है। इसीलिए इसका निदान इतना आसान नहीं होता है। हमने सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में जितनी भी प्रकार की विकृतियां पढ़ी, उसमें हमने देखा कि व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कष्टप्रद स्थितियों के बारे में अभिव्यक्ति करता है। वह अभिव्यक्ति तो बड़े गंभीर तरीके से करता है, लेकिन अपने रोगों को लेकर वह बहुत अधिक गंभीर नहीं होता है। और इस प्रकार के जो रोग होते हैं, उनके कारणों की खोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इनका उपचार भी आसान नहीं होता है। इस प्रकार के जो काय प्रारूप विकृतियां हैं, उनके उपचार के लिए, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के उपचार के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट, विषाद विरोधी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अध्ययनकर्ता यह मानते हैं कि इस प्रकार के रोगों का मुख्य कारण यह होता है जीवन के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण, अपने में एक उत्साह की कमी और अपने को ये समझना कि लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए दुखी रहना। इस कारण से इनके लिए एंटी डिप्रेसेंट या विषाद विरोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। और अध्ययनों में यह पाया गया है कि जब विषाद विरोधी औषधियों का उपयोग काय प्रारूप विकृतियों के रोगी पर किया जाता है, तो अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि इस प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से इन रोगियों को बहुत अधिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि यह औषधियां विषाद विरोधी होने के साथ साथ पेन को कम करने वाली या दर्द निवारक भी होती हैं। तो ऐसी औषधियों के प्रयोग से जहां रोगी में दर्द की मात्रा कम होती है, वहीं उसको विषाद से भी छुटकारा मिलता है। तो दर्द और विषाद के कम होने पर रोगी अपने आप को इन रोगों से हल्का समझता है। इसके अलावा साइको एनालिटिकल इंसाइट, हमने जब आपको मनोविश्लेषण उपचार पद्धति या साइकोथेरेपी जब हमने आपको बताई, मनोचिकित्सकीय उपचार पद्धतियां, तो हमने आपको बताया था कि इन पद्धतियों का एक मुख्य लक्ष्य यह होता है कि रोगी में अंतर्दृष्टि का विकास किया जाए। तो जब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के विकृतियों के रोगियों के उपचार के लिए, कायिकीकरण विकृति के उपचार के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धतियों का
उपयोग करते हैं और इसमें जो मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा जो रोगी होता है उसको बहुत अधिक फायदा मिलता है। क्योंकि एक तो इस पद्धति में, मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मनोविश्लेषक है वह रोगी के साथ एक बड़ी ही सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के साथ अंतर द्वंद्व को कम करने का प्रयास करने का पूरा उपाय करता है। यानी जो रैपर्ट फॉर्मेशन किया जाता है उसमें जो मनोचिकित्सक है वह रोगी के अंतर्द्वंद, तनाव, संघर्षों, इन सब को उभारता है और उसमें यह खोज करता है कि कौन सी ऐसी घटना है, कारण है, जिसके कारण रोगी में जो है इस प्रकार के भाव, रोग उत्पन्न हुए हैं। इस उपचार पद्धति के द्वारा यानी मनोविश्लेषणात्मक सूच के द्वारा किसी भी विकृति का उपचार, काय प्रारूप की, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की किसी भी विकृति का उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जो मनोचिकित्सक होता है सर्वप्रथम रोगी के अंतर्द्वंद, तनाव, संघर्ष आदि की खोज करता है। फिर उसके पश्चात वह जो लक्षण है उन लक्षणों के कारणों का पता लगाने के लिए, हमने आपको पहले भी कहा है कि मनोविश्लेषण में मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण जैसी विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं बताएंगे, आपने पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी एक दो वाक्य आपको हम बता रहे हैं कि मनोचिकित्सक जो है रोगी को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि वह अपने भावों की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति करे। जितना ज़्यादा रोगी अपने भावों की अभिव्यक्ति करेगा उतना ही अधिक चिकित्सक के लिए उपचार जो है वह सहज होता चला जाएगा। तो मुक्त साहचर्य की क्रिया तभी संभव है जबकि चिकित्सक जो है रोगी को अपने विश्वास में ले सके और रोगी चिकित्सक के प्रति आस्था को व्यक्त करे। इसके साथ ही साथ मुक्त साहचर्य के साथ साथ स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, जैसा कि हमने आपको मनोविश्लेषण में बताया था कि ड्रीम एनालिसिस का भी सहारा लिया जाता है। जब इन सब उपायों के द्वारा एक मनोविश्लेषक को रोगी के रोग के कारणों का पता लग जाता है, तब वह रोगी के लिए इस प्रकार से चिकित्सा पद्धति को पुनर्रचना उसके जीवन में करता है कि वह उसको कुछ सुझाव देकर और यह समझा सके, उसे सुझाव दे सके, उसे अपने तनाव, संघर्षों और अंतर्द्वंद्वों का समाधान करने की उसमें सूझ को डेवलप कर सके। तो इस प्रकार से एक मनोविश्लेषक जो है वह रोगी के समस्त अंतर्द्वंद्वों, संघर्षों आदि की जानकारी के आधार पर, स्वप्न विश्लेषण आदि के आधार पर रोग के कारणों को ज्ञात करता है। उन कारणों को ज्ञात करके रोगी में इस प्रकार से मनोविश्लेषणात्मक सूझ को उत्पन्न करता है कि रोगी जो है अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाए, अपनी समस्याओं को समझ सके और ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा सुझाव, सजेशन, जो इस प्रकार के काय प्रारूप विकृति का जो रोगी होता है
वह अधिक सुझाव ग्रहणशील होता है। यह बात आप इस आधार पर भी कह सकते हैं कि वह तरह तरह के लेख, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, हमने शुरू में ही आपको बताया कि इस रोग का जो रोगी होता है उसमें बहुत कुछ जानने समझने की उत्सुकता होती है और वह वैसे ही लक्षणों को अपने आप में खोजने लग जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो रोगी होता है उसमें सुझाव ग्रहणशीलता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के जो रोगी होता है इसकी चिकित्सा पद्धति में इस बात पर अध्ययन करता ध्यान देता है और रोगी को ऐसे सुझाव देता है कि आपका रोग बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। यानी इस प्रकार का विश्वास एक मनोचिकित्सक जो है वह रोगी को दिलाता है और रोगी चूंकि सुझाव ग्रहणशील होता है इसलिए उसमें चिकित्सक के प्रति यह विश्वास भी उत्पन्न होने लग जाता है। और रोगी के बारे में यह चिकित्सक कहता है कि आप में जितने प्रकार के भी रोग के लक्षण हैं वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और यह देखा गया है कि जिन रोगियों में सुझाव ग्रहणशीलता अधिक होती है उन रोगियों में ठीक होने की जो दर है, रेट है, वह भी अधिक पाया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि रोगी का चिकित्सक पे कितना विश्वास, कितनी आस्था है। इसीलिए जब भी हम मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं या किसी भी मनोचिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं तो हम यह बात ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मनोचिकित्सक होता है उसका मुख्य लक्ष्य ऐसी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना होता है जो स्पष्ट रूप से रोगी व्यक्त नहीं करता है। यानी उसके तनाव, उसके द्वंद्व, उसके संघर्ष, उसकी चिंता का कारण, उसके दुख का कारण, क्योंकि जो रोगी होता है वो ये नहीं मानता है कि उसको जो शारीरिक रोग नहीं है। अगर एक चिकित्सक ये सीधा डायरेक्ट उससे कहता है कि उसे कोई रोग नहीं है, आप बेकार में ही चिंतित हो रहे हैं, तो चिकित्सक के पास रोगी आना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए यह पूरी थेरेपी या चिकित्सा पद्धति इस बात पर डिपेंड करती है कि इस चिकित्सा पद्धति की जो सफलता है इस बात पर डिपेंड करती है कि एक चिकित्सक कितने अच्छे तरीके से जो रोगी है उसको अपने विश्वास में लेता है। जितना अधिक रोगी का विश्वास चिकित्सक के प्रति होगा उतना ही अधिक रोगी चिकित्सक से अपनी बातों को शेयर करेगा और शेयर ही नहीं करेगा, वह चिकित्सक पर विश्वास होने के नाते उसकी बातों को ध्यान भी देगा, सुनेगा भी। और अध्ययन यह बताते हैं कि जितना ज़्यादा जो रोगी है चिकित्सक पर विश्वास करता है, उसके सुझाव को ग्रहण करता है, उतनी ही जल्दी वह रोग से मुक्त होता है। इस संबंध में कार्टर 1994 ने कन्वर्सन हिस्टीरिया के 100 रोगियों की चिकित्सा इस पद्धति के आधार पर यानी सुझाव, मनोविश्लेषण आदि के आधार पर की और पाया कि 100 में से 75 में कन्वर्सन हिस्टीरिया के लक्षण समाप्त हो गए। यानी यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है
कि लगभग 75% रोगी ठीक हो गए। कारण था कि उन पर चिकित्सक ने एक अच्छा प्रभाव दिया। जो क्लाइंट थे वह चिकित्सक पर विश्वास किए और इस कारण से उसके सुझाव को ग्रहण किए और उनकी जो चिकित्सा दर रही वह अच्छी पाई गई। इसके अलावा इस प्रकार के रोग के उपचार के लिए मनोचिकित्सक जो है रोगी का सामना जो भी लक्षण है उससे संबंधित परिस्थितियों से कराता है। जैसे कि एक अध्ययन दिया गया है पुस्तकों में कि एक रोगी यह कंप्लेन करता था कि उसे बहुत धुंधला दिखाई देता था। जब मनोचिकित्सक ने उससे पढ़ने का काम बार बार कराया और हर बार पढ़ने के बाद चिकित्सक रोगी से ये कहता था कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप अच्छा पढ़ लेते हैं। और ऐसा कई बार करने के बाद यह पाया गया कि जो रोगी था उसने अपनी धुंधला दिखाई देने की जो शिकायत थी वह उससे मुक्त हो गया। और इसका मुख्य कारण, चूंकि वास्तव में उसकी दृष्टि धुंधली नहीं थी, तो ये जो हमने आपको उदाहरण बताया है, इस उदाहरण से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि पहली बात तो चिकित्सक ने उस परिस्थिति का उस रोगी को सामना कराया। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस रोग में आप बार बार यह चीजें पढ़ रहे हैं कि जो कन्वर्जन हिस्टीरिया हो, चाहे रोग भ्रम हो, चाहे जितनी भी प्रकार की आपने रोग विकृति पढ़ी, उसमें आपने ये पढ़ा कि इस प्रकार का जो रोगी होता है या तो बचपन में कभी बहुत बीमार रहता है या माता पिता किसी एक को रोल मॉडल बनाकर ये चीजें सीखता है, या उसे जीवन में निराशा के भाव अधिक हो जाते हैं, तब स्वयं को उस निराशा, अंतर्द्वंद आदि से बचाने के लिए इस प्रकार के लक्षण रोगी में डेवलप हो जाते हैं। आपने इस केस की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी चाहिए आपको कि जब भी रोगी पढ़ता था तो चिकित्सक उसे क्या करता था, रीइंफोर्स्ड करता था। यानी एक तरह से उसको लगाव, आकर्षण, पुरस्कार, प्रशंसा, जिसके कारण कि उसमें इस प्रकार की टेंडेंसी डेवलप हुई थी, वह उसको उसके इस रीइंफोर्समेंट से दूर करने का प्रयास करता है। यानी हमने ये जो भी जितने भी प्रकार की विकृतियों को पढ़ा, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के चूंकि रोगी के रोग का आधार शारीरिक नहीं होता है, मानसिक होता है। और वह लक्षणों को, चूंकि देखिए अध्ययन ये प्रमाणित करते हैं कि जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, अपने में कोई मानसिक लक्षणों या मानसिक रोगों के लिए डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहता है। उसे लगता है दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन शारीरिक रोग तो एक सामान्य प्रॉब्लम है जो हर किसी को हो सकती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई निंदा भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है और इससे बचाव भी हो जाता है। यही कारण है कि कन्वर्सन हिस्टीरिया के रोगी में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और जिसमें रोगी का मुख्य लक्ष्य जो होता है, ऐसे लक्षणों को डेवलप करके अपने आप को विषम परिस्थितियों से बचाना, लोगों का आकर्षण प्राप्त करना, लोगों से अति सुरक्षा को प्राप्त करना और अपने को सेफ रखना विभिन्न प्रकार के द्वंद्वात्मक या समस्याग्रस्त परिस्थितियों से
अपने आप को सेफ रखने की एक टेंडेंसी होती है, जिसमें कि मानसिक रोग शारीरिक लक्षणों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो इस तरह से सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में जितनी विकृतियां थीं, हमने आपको आज उसका पूरा लक्षण, कारण, उपचार सब कुछ 2 वीडियोस में, एक इसके पहले आपको दे चुके हैं, एक आज दे रहे हैं। दोनों में आपको डिटेल में इसके बारे में दिया गया और मैं आप लोगों से कुछ प्रश्नों की उम्मीद कर रही हूँ। आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, ताकि आपको भी जवाब देने के लिए हम और कुछ खोज करें, कुछ और पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स।